हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतकल बायोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है पॉन्ड इकोसिस्टम या फिर तालाब पारितंत्र। और हमारी सीरीज चल रही है इकोलॉजी, जिससे पहले हमने बायोटिक कंपोनेंट पढ़े, ए बायोटिक कंपोनेंट पढ़े और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े। फिर उससे पहले हमने इकोसिस्टम या इकोलॉजी का बेसिक जानकारी पढ़ी। आज अपन पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे। पॉन्ड इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम जो तालाब के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो तालाब में इकोसिस्टम किस तरीके से बनता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से ये सस्टेन करता है आप अपने आप में, और कैसे ये सिंपल प्रकार का है, किस तरीके से कौन कौन से इसमें एनिमल्स रहते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अपन सबसे पहले इकोसिस्टम देख लेते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम का मतलब होता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन होना क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है वो भी क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। अब जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है वो तो हो जाएगा एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। और वो जो खुद ऑर्गेनिज्म है या उसके आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म है, वो सब क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इकोसिस्टम हमारी समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा है इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि अपन नेचुरल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो नेचुरल में दो होते हैं, स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल, और एक होता है जलीय यानी कि एक्वेटिक। तो अपन स्थलीय की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अपन जलीय की बात कर रहे हैं, क्योंकि तालाब है वो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब तालाब यानी जो जलीय इकोसिस्टम है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक अलवणीय और दूसरा होता है लवणीय। अलवणीय यानी कि मीठे पानी के जितने भी जल होता है उसे वो परितंत्र आता है जलीय अलवणीय परितंत्र में, और दूसरा होता है लवणीय जो इसके पानी में लवण पाए जाते हैं, जैसे कि समुद्र का पानी या फिर लवणीय या फिर खारे पानी की झीलें। और तालाब आता है वो अलवणीय के अंदर आता है, ठीक है। अब देखिए, अलवणीय जल है वो भी आगे दो भागों में डिवाइड होता है, यानी प्रवाहित और एक होता है स्थिर। प्रवाहित यानी कि बहता हुआ जल, जैसे कि नदी हो गई, आपके झरने हो गए, ये किसके अंदर आते हैं? प्रवाहित जल के अंदर आते हैं। और एक होता है स्थिर। स्थिर के अंदर आती है झील और तालाब, ये किसके अंदर आते हैं? आपके स्थिर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि जो तालाब है वो क्या है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, और कैसे अलवणीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। आगे अपन बढ़ते हैं पॉन्ड की तरफ। तो पॉन्ड क्या है? अ पॉन्ड इज एन एरिया फिल्ड विद वाटर, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, दैट इज सिमिलर देन लेक। अब देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि पॉन्ड एक ऐसा एरिया है छोटा सा, जो कि नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से हो सकता है, लेकिन वो कैसा है? जहाँ पानी भरा हुआ है उस एरिया में, ठीक है। अब देखिए, तालाब जो बनते हैं वो या तो किसी भूगर्भीय घटना के दौरान कोई इकट्ठा हो जाता है, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो भी तालाब कहलाता है। या फिर हम उसे मेन मेड बनाते हैं, थोड़ा सा खोद दिया, वहाँ पे पानी भर दिया, जैसे स्कूल वगैरह में आप देखे होंगे छोटे छोटे पॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। और ये सिमिलर होते हैं किसके? लेक के, यानी झील के। लेकिन झील और इसमें जो बहुत ही बड़ा अंतर है वो ये होता है कि तालाब जो है उसकी गहराई बहुत कम होती है, लेकिन झील की गहराई काफ़ी लंबी, गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि झील के अंदर आप देखेंगे अंदर कभी भी पादप नहीं रह सकते, लेकिन जो हमारे तालाब हैं इसके नीचे पानी में कई प्रकार के पादप हमें देखने को मिल जाते हैं। ये दो मोस्ट अंतर मैंने आपको बता दिए, वैसे काफ़ी सारे अंतर होते हैं झील और तालाब में, ठीक है। पॉन्ड जो है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, यानी तालाब का जो परितंत्र है वो एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ इकोसिस्टम है, ठीक है। इसमें मेन मेड कुछ भी नहीं होता है। दूसरी पर बात करें, पॉन्ड्स आर फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी कि तालाब का जो आवास है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, यानी कि अलवणीय जल का एक्वेटिक हैबिटेट है ये, ठीक है। दूसरी पर बात करते हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर फाउंड इन अ पॉन्ड, यानी कि जो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, तो तीनों कंपोनेंट हम इसमें देख सकते हैं। पॉन्ड के अंदर तीनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट की हम बात करेंगे अभी। देखिए, तो सिंपल हमने इसमें क्या देखा कि पॉन्ड क्या होता है, ठीक है, और पॉन्ड का किस तरीके से कौन सा हैबिटेट है पॉन्ड का। आगे देखिए, ये एक पॉन्ड है, आपको छोटा सा एग्जांपल के ये मैंने पिक लगाई है यहाँ पर दिखाने के लिए कि पॉन्ड कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ होती है। तो पॉन्ड देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे तो ये इसकी गहराई है, ठीक है। आसपास यहाँ पे मिट्टी जमी हुई है दोनों तरफ, और ये कुछ वनस्पति यानी कि प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमने देखा। सबसे पहले अपन एक एक कंपोनेंट की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। एबायोटिक का जो मतलब होता है वो होता है अजैविकीय कारक, ठीक है, यानी कि ये नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। अब देखिए, सबसे पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कौन कौन से हैं? जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर। ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कुछ लाइट भी आ रही है, ठीक है, सन से लाइट आ रही है। उसके अलावा इसका जो पानी है उसका कुछ पीएच भी है। इसके अलावा इस पानी का या फिर इसे आसपास का एरिया है उसका कुछ टेम्परेचर भी है। तो ये क्या होगा? एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। दूसरी कहते हैं अपन एडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर का मतलब होता है मृदीय कारक, ठीक है। तो सॉइल, यानी कि यहाँ पर मिट्टी भी होगी इसकी, देखिए मिट्टी नीचे जमी हुई है, तो ये भी क्या है? इसका एक एबायोटिक फैक्टर है। आगे अपन बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि एबायोटिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनऑर्गेनिक
सब्सटेंस, दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और तीसरे मैंने आपको बताए थे मृदीय कारक या फिर मैंने आपको बताए थे क्लाइमेट फैक्टर्स। ठीक है, तो अपन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की यदि बात करें तो जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, कार्बोनेट आदि, तो ये सब क्या है, ये पानी में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, हम कहें मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स हमें वैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन ये पानी में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये भी पानी में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। या फिर हम कहें किसी भी एनिमल में या किसी भी प्लांट में ये पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, और जो उसका कंज्यूमर होता है वो इसको कंज्यूम करता है एनर्जी के रूप में। ठीक है, तो ये हो गए इसके एबायोटिक कंपोनेंट किसी भी पॉन्ड के अंदर। जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, एडिटिव फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, सबको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट में, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, देखिए अब अपन बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की, यानी कि जैविकीय कारक की। जैविकीय कारक जब मैंने आपको पढ़ाए थे कारकों के प्रकार, तब मैंने आपको बताए थे प्रोड्यूसर्स होते हैं यानी उत्पादक होते हैं, उसके बाद उपभोक्ता होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं, और लास्ट में डिकम्पोजर होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि जितने भी जीव फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं उन सबको अपन उत्पादक कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, यानी जितने भी लोग भोजन खुद बना सकते हैं, जितने भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो भोजन खुद बना सकते हैं, उन्हें अपन प्रोड्यूसर कह सकते हैं, क्योंकि वो भोजन का उत्पादन कर रहे हैं। और ऐसी क्षमता सिर्फ और सिर्फ नेचर ने किसको दी है, ग्रीन प्लांट को दी है। इसलिए प्रोड्यूसर आर द एक्वेटिक ग्रीन प्लांट। अब एक्वेटिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। यदि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन होगी, ग्रीन प्लांट को यहाँ पर प्रोड्यूसर बनाया गया है, जिनको आगे दो भागों में हमें डिवाइड कर लिया है। जैसे कि एक होते हैं माइक्रोफाइट्स यानी कि छोटे जीव, और दूसरे होते हैं मैक्रोफाइट्स जो कि लार्ज प्लांट होते हैं। छोटे जीवों में जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स। अब आपको एक बार प्लैंक्टन समझना होगा कि प्लैंक्टन शब्द क्या होता है। तो प्लैंक्टन का मतलब होता है फ्लोटिंग करने वाले। ठीक है, प्लैंक्टन का मतलब है फ्लोटिंग करने वाले जितने भी एनिमल्स या जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अब इनमें अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अपन उसको फाइटोप्लैंक्टन कह देंगे। ठीक है, जिनमें प्लांट के कैरेक्टर हैं, और जिनमें एनिमल्स के कैरेक्टर हैं उसे अपन जूप्लैंक्टन कह देते हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि हम यहाँ पर प्लांट की बात कर रहे हैं इसलिए अपन ने फाइटोप्लैंक्टन को यूज़ किया। और माइक्रोस्कोप ऑटोट्रॉप्स हैं यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो इनमें अपन एग्जांपल किसको देखते हैं, जितने भी एल्गीज होते हैं जो पानी में रहते हैं, उन सबको अपन माइक्रोफाइट्स या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स कह देते हैं। विच फिक्स सोलर एनर्जी, यानी कि ये जो सोलर एनर्जी होती है उसका यूज़ करके और फोटोसिंथेसिस करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि स्पायरोगाइरा, जिग्नीमा, बॉलवॉक्स, उडोगोनियम। ठीक है, ये सब क्या है आपके फाइटोप्लैंक्टन से या फिर एल्गीज के एग्जांपल हैं। इसी तरीके से मैक्रोफाइट्स आते हैं जिनमें क्या कौन से प्लांट्स आते हैं, लार्ज प्लांट आते हैं। ठीक है, विच मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि जितने भी जटिल खाने के योग्य पदार्थ होते हैं उनको मैन्युफैक्चर कौन करते हैं, लार्ज प्लांट करते हैं। ठीक है, वो भी फोटोसिंथेसिस करके ये सब करते हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप्स। अब इनके भी नीचे टाइप बताए गए हैं। क्यों इनके टाइप क्यों बताए गए हैं, क्योंकि जब आपने पॉन्ड इकोसिस्टम कहीं पे देखा होगा, आसपास पॉन्ड देखा होगा, कुछ पादप आपने ऐसे देखे होंगे जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, यानी किनारे किनारे की तरफ पाए जाते हैं, और जिन्हें हम आसानी से दलदली मिट्टी से बाहर खींच के निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो इसमें तैरते रहते हैं और उनकी जड़ें भी पानी में ही तैरती रहती हैं। दूसरे पादप ऐसे होते हैं कि तैरते ऊपर की तरफ रहते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी में गड़ी हुई रहती हैं। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें भी मिट्टी में पाई जाती हैं और उनके खुद का हिस्सा भी नीचे ही पाया जाता है पानी के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से प्लांट के 4 टाइप होते हैं। हम कुछ जो मोस्ट हैं उनकी अपन बात करेंगे। यहाँ पर आपको जो एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, देखिए जूप्लैंक्टन ये छोटे एनिमल्स हैं, और ऐसे ही फाइटोप्लैंक्टन्स ये भी एल्गीज हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, जो प्लांट हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट कौन से होते हैं, विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी कि जो निमग्न पादप इन्हें हिंदी में कहते हैं। तो निमग्न पादप हमेशा पानी के अंदर डूबे रहते हैं। ठीक है, और अंदर से ही ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अब देखिए झील और जब मैंने आपको झील और तालाब में अंतर बताया था, तो यहाँ एक खास बात ये भी है कि इसके जो पादप हैं उनको रोशनी चाहिए होती है, प्रकाश चाहिए होता है। तो तालाब के अंदर जो पादप होते हैं वो आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ही गहराई में हो, क्योंकि इनकी गहराई काफ़ी कम होती है। लेकिन झील की गहराई बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वहाँ पर सूरज की लाइट नहीं पहुँच पाती और वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। इस वजह से झील में पादप नहीं रह पाते हैं। ठीक है, और कुछ सबमर्ज्ड प्लांट की हम बात करते हैं, निमग्न पादप की हम बात करते हैं, जैसे हाइड्रिल्ला और यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, ये कैसे हैं, ये सबमर्ज्ड पादप हैं, या फिर जिसे हिंदी में कहते हैं निमग्न पादप। ठीक है, पानी के अंदर के पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं फ्लोटिंग पादप प्लांट, या फिर जिन्हें अपन कहते हैं प्लावी पादप। तो प्लावी पादप कौन से होते हैं, विच फ्लोट फ्रीली इन वाटर सरफेस आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट, यानी जो पानी सरफेस पर फ्रीली फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, प्लावी
पादप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पिस्टिया इसका एग्जांपल है, निम्फिया, एजोला, ये कौन से हैं, इमर्ज, ये सब फ्लोटिंग प्लांट है, ठीक है। और फ्लोटिंग जो प्लांट है उनकी खास बात क्या है कि इनकी जो जड़ें हैं वो पेंदे तक नहीं जाती, ये सिर्फ फ्रीली ऊपर पानी सरफेस पर तैरते हुए रहते हैं। तीसरे हैं आपके इमर्ज्ड प्लांट, जिन्हें अपन कहते हैं निर्गत पादप। और निर्गत पादप का मतलब क्या होता है, विच आर रूटेड बट इमर्जेंट, यानी कि इनकी जो जड़ें हैं वो पेंदे तक चली जाती हैं, यानी जड़ें इनके नीचे होती हैं और ये फ्रीली ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। जैसे कि आपका रेनिकुलस और सेगिटेरिया और टाइफा, ये सब क्या हैं आपके इमर्ज्ड प्लांट होते हैं, ठीक है। 3 तरीके के प्लांट हमने देख लिए। कौन से प्लांट हैं, ये मैक्रोफाइट्स के अंदर इनको रखा गया है, ठीक है। सबमर्ज्ड प्लांट यानी पानी के अंदर ही ये पाए जाते हैं और वहीं से अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। दूसरे होते हैं फ्लोटिंग प्लांट, इनकी जड़ें हम कहें पानी के अंदर ही रहती हैं, लेकिन ये पेंदे की तरफ नहीं जा पाती, तो ये फ्रीली ऊपर सरफेस पर तैरते रहते हैं। दूसरे होते हैं इमर्ज्ड प्लांट, जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं और इनकी जड़ें भी पानी के अंदर रहती हैं और ये फ्रीली ऊपर की तरफ देखने को हमें मिल जाते हैं। सबके एग्जाम्पल आपको याद रख लेने हैं, एक एक एग्जाम्पल काफ़ी होगा आपके लिए। आगे अपन बढ़ते हैं कंज्यूमर की तरफ, यानी उपभोक्ता की तरफ। कंज्यूमर की हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जब फूड भी अपन पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि प्रोड्यूसर पर कौन निर्भर करता है, कंज्यूमर। और कंज्यूमर भी कई प्रकार के होते हैं, अपने अपने शरीर के आकार के आधार पर या फिर भोजन के प्रकार के आधार पर। तो कंज्यूमर आर दोज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ये कैसे हैं, विषमपोषी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, विच कंज्यूम प्रोड्यूसर एज अ फूड, ये प्रोड्यूसर को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। कुछ टाइप हमने लिखे हैं इनकी, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर होता है आपके, और प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सच एज माइक्रोस्कोपिक प्लांट ईटर्स और जूप्लैंक्टन्स। अब देखिए इनमें किसको रखा गया है प्राइमरी कंज्यूमर में, तो प्राइमरी कंज्यूमर में माइक्रोस्कोपिक प्लांट को खाने वाले या फिर जूप्लैंक्टन जिन्हें अपन कहते हैं, ठीक है। खा कौन सकता है, एनिमल्स ही खा सकता है, या फिर प्लांट ईटर्स भी होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे उनको खा सकते हैं। कि इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि जूप्लैंक्टन्स हो गए, आपके मोलस्क्स हो गए, बीटल्स, साइक्लोप्स एंड डेफनिया, ये सब क्या है आपके प्राइमरी कंज्यूमर हैं और ये प्लांट को खाते हैं, ठीक है। छोटे से बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, ये प्लांट से खा के अपना गुजारा चला लेते हैं और ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर की। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कौन होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन बनाते हैं, और ये प्राइमरी कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये मांसाहारी होते हैं प्राथमिक रूप से। ये हर्बीवोरस पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट हो गए, छोटे मोटे कीड़े हो गए जो जूप्लैंक्टन को खा लेंगे, फिशेज हो गई जो मोलस्क और बीटल्स को खा लेंगी, फ्रॉग हो गए जो कि इन छोटे मोटे साइक्लोप्स मोलस्क हैं इनको खा लेंगे, केकड़े हो गए, ये सब क्या है सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। और ये किसको खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, तो ये मांसाहारी हो जाते हैं, ठीक है। तीसरे आते हैं टर्सरी कंज्यूमर या फिर तृतीयक उपभोक्ता जिन्हें कहते हैं। ये कौन होते हैं, सेकंड ग्रेड ऑफ कार्निवोरस, यानी कि ये द्वितीय रूप से मांसाहारी होते हैं। और ये किन पर डिपेंड करते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं। दे फीड अपॉन प्लांट्स और एनिमल, सेकेंडरी कंज्यूमर देयरफॉर आर कॉल्ड ओमनिवेरस। ये प्लांट को भी खा सकते हैं, यानी डायरेक्ट ये प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर ये डायरेक्ट हम कहें प्लांट को भी खा सकते हैं, इसलिए अपन इनको ओमनिवोरस कहते हैं, सर्वाहारी कह देते हैं। कुछ एग्जांपल लें, जैसे इनके लार्ज फिशेस, बड़ी मछलियाँ होंगी, फ्रॉक्स होंगे, मेंढक होंगे। ये क्या करेंगे, ये छोटी मछलियों को खाएंगी, बड़ी मछलियाँ मेंढक भी खा जाते हैं। इंसेक्ट होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको कौन खा जाता है, मेंढक वगैरह खा जाते हैं, ठीक है। तो ये टर्सरी कंज्यूमर होंगे, लेकिन ये टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी से साइज में बड़े होंगे। अब देखिए छोटी मछली है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो छोटे लोगों को खा पी के अपना जीवन यापन कर रही है, तो उसको बड़ी मछली खा जाएगी, ठीक है। लेकिन है दोनों मछली ही, सिर्फ इनके साइज का फर्क है। इसके बाद अपन आते हैं टॉप कंज्यूमर पर। टॉप कंज्यूमर होते हैं यानी कि सर्वोच्च प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। दीज आर थर्ड ग्रेड ऑफ कार्निवोरस, यानी कि ये सबसे ऊपर के मांसाहारी हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों को ही खा सकते हैं, ठीक है। इनके अंदर कौन कौन आते हैं, जैसे वाटर स्नेक, पानी के जितने भी सांप होते हैं, जैसे अजगर वगैरह, मान के चलिए घूमता घामता वो तालाब के पास आ गया और उसे वहाँ पे बड़ी बड़ी मछली दिखी, उनको खा गया। इसके अलावा क्रोकोडाइल होते हैं, मगरमच्छ वगैरह होते हैं, वो भी तालाबों में, पोखरों में पाए जाते हैं, तो वहाँ से उनको जो मिल गया उसको खा लिया। तो इनको कोई नहीं खा सकता, लेकिन ये सबको खा सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी कंज्यूमर, सबको ये खा सकते हैं। इसके अलावा पानी की जो वर्ड्स होती हैं, जैसे कि बतख वगैरह मछलियाँ मार मार के खा जाती है, तो वो सब क्या है, टॉप कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन तीसरे नंबर पर डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर के अंदर कौन आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये भी विषमपोषी होते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, which broke down the organic complex food from dead producers and consumer into simple organic compound made available to the producer। अब देखिए यहाँ पर ये साइकिल को कंप्लीट करेंगे डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर का आप एक बार रोल समझना, ये क्या करेंगे, ये कोई भी जैसे मान के चलिए प्रोड्यूसर हुआ, प्लांट हुआ, उसकी लाइफ साइकिल पूरी हुई, उसने उसको उसकी लाइफ साइकिल पूरी हुई, वो मर गया, ठीक है। उसके बाद वो तलहटी में जाके बैठ जाएगा। तलहटी में बैठने के बाद उसको ये डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, उसको डिकम्पोज करने के बाद उसकी जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनको ये
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देंगे या फिर कॉम्प्लेक्स को सिंपल कंपाउंड में ये चेंज कर देंगे, और सिंपल कंपाउंड में चेंज होने के बाद उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वापस से जो दूसरा प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा रूट के थ्रू, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से प्रोड्यूसर बन जाएगा वो, ठीक है, उत्पादक बन जाएगा। तो इस तरीके से डिकम्पोजर कितना अहम रोल प्ले करता है इकोसिस्टम को यहाँ इस डायग्राम के अंदर समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए इसमें आपको डक दिखाई दे रही है, छोटे छोटे जीव दिखाई दे रहे हैं, फ्लाई आपको दिखाई दे रही है, ये फ्रॉग, ठीक है, ये वाटर लिली, ये फ्रॉग के स्पॉन है यानी अंडे हैं, वाटर स्नेल है। अब देखिए क्या यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि ये जितने भी ग्रीनिश प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं ये भोजन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। भोजन को प्रोड्यूस करने के बाद जितने भी ये छोटे छोटे एनिमल्स हैं, टैडपोल हो गए, ठीक है, लीच हो गई, ये सब छोटे छोटे इनको जू प्लैंक्टन्स को खाएंगे, ठीक है, जू प्लैंक्टन या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स को ये खा जाएंगे। इनको खाएगा कौन, ये बड़ी जो फिशेज हैं, इनसे थोड़ी बड़ी फिशेज हैं, इनको ये खाएंगे। इसके अलावा जितने भी इसमें एनिमल्स हैं, वाटर स्नेल होगा, ये कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो इनको फिर इनके ऊपर बड़ी जो एनिमल्स हैं वो खाएंगे, और ये जो ड्रैगन फ्लाई है, इस ड्रैगन फ्लाई को ये फ्रॉग खा लेगा, और फ्रॉग को ये डक खा लेगी, या फिर इस बड़ी मछली को ये डक खा लेगी। तो इस तरीके से तो इनका फूड वे बन जाएगा। अब मान के चलिए इन सबको खा लिया, अब खाने के बाद इस डग ने अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको इसी पानी में छोड़ दिया। अब ये वेस्ट को बाहर तो निकालने जाएगी नहीं, ये इसी के अंदर कर दिया। अब करने के बाद ये इसकी तलहटी यहाँ पर आकर ये जमा हो जाएगी, ठीक है, इसका जो भी वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा कोई भी प्लांट है उसकी मृत्यु हो गई, उसका कोई भी पार्ट था वो टूट के गिर गया, वो भी कहाँ जमा हो जाएगा, नीचे की तरफ जमा हो जाएगा। कोई मछली थी वो मर गई, मरने के बाद वो भी यहीं आके जमा हो जाएगी। अब जमा होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आएंगे आपके डिकम्पोजर क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया, डिकम्पोजर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या फिर फंजाई होते हैं, वो यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद वो यहाँ से इनको डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे। डिकम्पोज जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे तो जितने भी इनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देंगे, और सिंपल सब्सटेंस में जैसे ही चेंज हो जाएंगे तो वो सब भी इस पानी में घुलतावस्था में पाए जाएंगे, और इन घुलतावस्था से सब्सटेंस वापस से कौन इनको ले लेगा, दोबारा से ये प्लांट इनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने रूट के थ्रू या फिर रूट हेयर्स के थ्रू, और एब्जॉर्ब करने के बाद वापस से ये प्रोड्यूसर बन जाएंगे, और प्रोड्यूसर बनने के बाद फिर से वही जो साइकिल है कंप्लीट चल जाएगी, दोबारा से फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर, सेकंड डिग्री कंज्यूमर। तो इस तरीके से हम कहें पॉन्ड का जो इकोसिस्टम है वो चलता है। पॉन्ड का इकोसिस्टम सबसे सिंपल प्रकार का इकोसिस्टम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एक अच्छी सी कमेंट करें, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताएं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।